नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज हम रीट परी से संबंधित महत्वपूर्ण 60 जो क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे, जो आपका 27 और 28 तारीख को रीट परी से संबंधित जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपके लिए कारगर साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस फास्टली क्लास को। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को जानते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। क्या पूछा है? मत्स्य महाजनपद है, उसकी राजधानी कौन सी थी? नागौर थी, विराटनगर थी, चंपा थी या राजगृह थी? इन चारों में से कौन सी राजधानी थी किसकी? मत्स्य महाजनपद की। तो वो कौन सी थी? विराटनगर। हम बिना किसी देरी के फास्टली क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, तो विराटनगर, विराटनगर सॉरी विराटनगर जो वर्तमान में है, विराटनगर की जो है वो किसको बोलते हैं? बैराट को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बैराट है, विराटनगर है, ये राजधानी मत्स्य जनपद के अंदर जो आती थी वो कौन सा क्षेत्र था? जो जयपुर है और जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वो, और आधुनिक जो अलवर और भरतपुर का जो कुछ क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? विराटनगर या बैराट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, वो क्या होगा? विराटनगर। ओके, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? क्या न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कि इनमें से डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और केरोसिन, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो न्यूनतम क्या करता है? पर्यावरणीय प्रदूषण करता है। तो करता कौन सा करता है? हाइड्रोजन करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु का अभाव पाया जाता है? कि ऐसी कौन सी ऋतु है जिसमें ग्रीष्म ऋतु का अभाव पाया जाता है? उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु में, शीत शीतोष्ण जलवायु में या शुष्क जलवायु में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसी कौन सी जलवायु है जहां पर ग्रीष्म ऋतु का अभाव पाया जाता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से देखिए, उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु ये भी नहीं होगा, शीत शीतोष्ण जलवायु ये भी नहीं होगा, शुष्क जलवायु ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु का अभाव किस जलवायु में पाया जाता है दोस्तों? वो पाया जाता है ध्रुवीय, ध्रुवीय जो जलवायु होती है, ध्रुवीय जलवायु का जो क्षेत्र होता है वहां पर क्या पाया जाता है? ग्रीष्म काल, जो ग्रीष्म ऋतु है उसका क्या पाया जाता है? ये अभाव पाया जाता है। यहाँ पर जो ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय जलवायु होती है, वहां पर दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या है? ग्रीष्म ऋतु के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान है, वो क्या तापमान है, वो कम पाया जाता है। किससे? 0 डिग्री सेल्सियस से भी यहाँ पर तापमान है वो कम पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का अभाव पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय ऊष्मन, वातांगर या चक्रवात? तो बताइए, पृथ्वी के औसत तापमान में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के औसत तापमान में जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? भूमंडलीय ऊष्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? भूमंडलीय ऊष्मन बोलते हैं। ओके, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया? ऐसा कौन सा गठन था जिसे भारतीय रिजर्व बैंक में सलाह ली गई थी? तो बताइए, चार्बिलिन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, एम्स कमीशन और उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो ऐसा कौन सा आयोग था जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया? किसकी सलाह से किया गया था? तो वो था हिल्टन यंग कमीशन। कौन सा कमीशन था? हिल्टन यंग कमीशन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या पूछा है? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जालाना डुंगरी जयपुर के अंदर है, सोनू गांव जैसलमेर के अंदर है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, या श्री रामनगर कोटा के अंदर है? तो ये जो स्थित है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय वो है झालाना डुंगरी जयपुर के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा जमा खाते से ब्याज देय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से जमा खाते से ब्याज देय नहीं होती, यानी हमें ब्याज नहीं मिलता है, वो खाता हमें बताना है। वो चालू खाता होता है, आवर्ती जमा खाता होता है, बचत खाता होता है, या स्थायी खाता होता है? तो बताइए ऐसा कौन सा खाता होता है जहां से हमें ब्याज है वो नहीं मिलता है? तो वो कौन सा खाता होता है? बचत खाता। बचत खाते के अंदर हमें ब्याज है वो नहीं मिलता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है? भारत में जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? ये क्वेश्चन आपसे, कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय। तो भारत में कानून बनाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, बताइएगा। तो भारत में जो कानून बनाने का कार्य करता है दोस्तों, वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के अलावा संसद के जो दोनों सदन होते हैं वो यहाँ पर कानून बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है। अनु, अनुच्छेद संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद अनुच्छेद एक एक के अनुसार ये सब कार्य है वो करती है, संघीय समिति के अनुसार। ठीक है। तो संघीय समिति के अनुसार ये क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। सॉरी, अनुच्छेद जो होता है भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 58 के अंदर, 78 के अंदर, 52 से 78 के अंदर क्या किया जाती है, जो संघीय कार्यपालिका होती है वो क्या बनाती है, कानून निर्माण का कार्य करती है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए? भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदन होते हैं, उनमें अधिवेशन है वो कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए? 1 बार, 3 बार, 2 बार, या 1 बार? तो यहाँ पर देखिए, 1 बार लिखा है, 4 बार कर लेना। ठीक है। तो बताइए कितनी बार होता है? इसका जो राइट आंसर है, कम से कम पूछा है, कम से कम कितनी बार होना चाहिए, तो 2 बार होना चाहिए। लेकिन वर्ष में अधिवेशन जो बुलाए जाते हैं वो 3 बार बुलाए जाते हैं। कितनी बार बुलाए जाते हैं? 3 बार बुलाए जाते हैं। 3 बार में होते कौन कौन से हैं? एक तो शीतकालीन होता है, एक तो होता है शीतकालीन, एक होता है बजट स्तर, और तीसरा जो होता है वो होता है मानसून कालीन। मानसून कालीन 3 स्तर होते हैं। ठीक है। लेकिन उनमें से कम है वो 2 बार होना जरूरी है, क्योंकि इस बजट के जो अंतिम जो दिन होता है, अंतिम तारीख को, उससे 6 महीने के बाद फिर से यहाँ पर अधिवेशन बुलाना पड़ता है राष्ट्रपति को। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां पर समाप्त किया? कब? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को ये कहां से चलते हैं? इस साबरमती आश्रम से ये यात्रा प्रारंभ करते हैं। और इस यात्रा के प्रारंभ के समय इनके टोटल 78 जो से 78 इनके साथ क्या थे, इनके सहयोगी 78 सहयोगियों के साथ ये चलते हैं। ठीक है। और इनके 78 सहयोगियों के साथ ये कहाँ पहुंचते हैं? दांडी पहुंचते हैं। और दांडी में ये नमक जो आंदोलन होता है, इस नमक आंदोलन का क्या करते हैं, ये इस नमक आंदोलन का क्या करते हैं, समापन करते हैं। क्या करते हैं? समापन समापन करते हैं। ठीक है। कहां पर? दांडी में। और करते कब हैं? ये करते हैं 6 अप्रैल 1930 को क्या करते हैं, इसका समापन करते हैं। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पवन है, भूमिगत जल है, हिमनद है, या नदी है? निम्न में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? जो बालू का स्तूप है उनका निर्माण किससे होता है? ये सीधी सी भाषा में समझिएगा कि बालू का स्तूप का निर्माण किससे होता है? जब पवनें चलती है, हवाएं चलती है, तभी तो होता है ना। मिट्टी इधर से इधर उठ कर आती है, और फिर वो कहीं जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके नजदीक लगकर वो क्या बन जाता है, बालू का स्तूप का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन,
भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे तिब्बत भी कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है या सिक्किम है? कि भारत का क्षेत्र बताइए जिसको छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं, तो वो क्षेत्र होता है लद्दाख। लद्दाख को छोटे तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ कौन से हैं? जो वैदिक सभ्यता है इसका ज्ञान कराते हैं वो कौन कौन से ग्रंथ है? वेद है, उपनिषद है, अरण्यक है, उपयुक्त सभी है, तो कौन से हैं? वैदिक सभ्यता का ज्ञान तो ये तीनों ही करवाते हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन जो है उसको आपको छांटना है। भारत के समुद्र तटीय प्रदेश को पश्चिम व पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में बांटा जाता है। पश्चिमी व पूर्वी समुद्री तटों के उत्तर व दक्षिणी भागों के क्रमशः कोंकण व मालाबार तट कहा जाता है। भारत के पूर्व भाग में स्थित बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है, जिनका संख्या 205 है। भारत के पश्चिम भाग में स्थित अरब सागर पर लक्षद्वीप समूह पाया जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, गलत कथन छांटना है, तो ये तो सभी कथन सही है, इनमें से गलत कौन सा ही नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सतलज नदी, सतलज नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? सतलज नदी जो है इसका उद्गम होता है राक्षस ताल से, समतल ताल से, कमल ताल से या राम ताल से। तो सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो राक्षस ताल से होता है। राक्षस ताल में कैलाश जो पर्वत है, कैलाश पर्वत की जो दक्षिणी ढाल है, कैलाश पर्वत की दक्षिणी जो ढाल है वहां से क्या होता है, वहां पर स्थित है क्या, राक्षस ताल झील। मानसरोवर झील में क्या है, राक्षस ताल झील, राक्षस ताल है, और उसी स्थान से क्या होता है, सतलज नदी का उद्गम होता है। मानसरोवर झील के करीब ये स्थान है, कौन सा, राक्षस ताल। मानसरोवर झील के नजदीक स्थान है ये, कौन सा, राक्षस ताल, और यहीं से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमूलन करता है? सभी को पता है, 14, 15, 16 या 17। छुआछूत, अस्पृश्यता का जो उन्मूलन करता है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 17 करता है। ये बात आप सभी को पहले से ही मालूम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत का जो संविधान है उसको भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघ, क्लब, एकात्मक, राज्यों का संघ या परिसंघ? किसके रूप में? राज्यों के संघ के रूप में भारत को है वो वर्णित किया गया है भारत के संविधान के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण काल कहा जाता था? मौर्य काल, शुंग, गुप्त या मुग्ध, मगध? तो बताइए कौन सा काल था? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं फटाफट आपको करा रहा हूँ, या कि जल्द से जल्द 60 क्वेश्चन आपसे बता दूं, ताकि आपकी परीक्षा में कोई कारगर साबित हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन उठ जाए और आपको वो आपके लिए कारगर हो। ठीक है, इसीलिए आपका वक्त है वो ज्यादा दया नहीं करना चाह रहा, जल्द से जल्द आपका आंसर कर रहा हूँ, ताकि आप फास्टली इसको देख लें, इन 60 क्वेश्चन को। तो देखिएगा, प्राचीन भारत में जो शासन काल था स्वर्ण युग कहा जाता था, वो गुप्त काल को कहा जाता। किस लिए? कला व संस्कृति के कारण। कला व संस्कृति जो थी, कला और संस्कृति में जो प्रगति हुई थी, इस कला और संस्कृति में प्रगति के कारण ही इसको स्वर्ण काल कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने या बाबर ने? तो मनसबदारी जो प्रणाली है उसको प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने किया था। और जो ये मनसबदारी लेते थे उसे क्या कहते थे? मनसबदार कहते थे। क्या कहते थे? मनसबदार। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कुल्टी में, राउरकेला में, भिलाई में या दुर्गापुर में? भारत का पहला लोहा इस्पात कारखाना वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? कुल्टी में किया गया था। और कुल्टी है कहाँ दोस्तों? पश्चिमी बंगाल के अंदर है। कहाँ है? पश्चिमी बंगाल के अंदर ये है, और यहाँ पर ये कुल्टी नामक स्थान पर ये स्थापित किया गया था। लेकिन एक व्यवस्थित लोहा इस्पात कारखाना जो स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था, ये आप जानेंगे। तो कहां पर किया गया था?
1907 में करते हैं जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा जमशेदजी टाटा करते हैं 1907 में व्यवस्थित लोहा इस्पात उद्योग का स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? सांची के अंदर करते हैं। सांची के अंदर करते हैं और इसका नाम क्या था? वो था टाटा आयरन एंड स्टील। क्या नाम था इसका? टाटा आयरन एंड स्टील, जो एक व्यवस्थित लोहा इस्पात उद्योग था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए ओ होम्यू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के जो संस्थापक थे दोस्तों, वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला देखिए, और इनका जो सहयोग करते हैं वो कौन करते हैं? आनंद मोहन दास करते हैं। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? मुंबई, औरंगा, लखनऊ, त्रिपुरा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो वो किया गया था वृंदा में। कहां किया गया था? वृंदा में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संघवाद से क्या तात्पर्य है? यानी संघवाद का अर्थ क्या है, ये बताना है। देश में एक से ज्यादा सत्र की सरकार का होना, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, केवल केंद्र सरकार का कानून बनाने का अधिकार होना, न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। तो संघवाद का अर्थ क्या होता है? देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होना संघवाद का अर्थ होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का क्या अर्थ है? भारतीय जो जनतंत्र है इसमें कार्यकारी का अर्थ क्या होगा? भारत में अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना, राष्ट्रपति को चुनना। तब बताइए, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो भारतीय जनतंत्र में जो कार्यकारी का अर्थ है वो क्या है दोस्तों? वो है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। क्या करना? संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। और संसद द्वारा बनाए गए जो अधिनियम है वो भारत के संविधान के भाग 4 में आते हैं। किस में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। ठीक है, और भाग 4 में आते हैं और इसमें पर अनुच्छेद जो होता है, यहाँ पर जो मैंने पीछे एक क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी गलती कर दी होगी, वो देखना। 52 से लेकर 78 तक, 52 से लेकर जो 78 तक जो अनुच्छेद है, इसमें क्या है? इसके अंदर संघीय जो कार्यपालिका है, संघीय जो कार्यपालिका है, इस संघीय कार्यपालिका में शामिल जो होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, और उसकी जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद ये होती है। ठीक है, तो ये जो है वो संसद द्वारा जो अधिनियम लागू होते हैं, जो अधिनियम लागू होते हैं, उन अधिनियमों को लागू करने का जो कार्य करते हैं वो ये लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो थोड़ा पीछे जो मैंने बताया है अनुच्छेद, ये वो इसका आंसर था। और वहां पर जो आंसर था वो क्या था? उसमें था भाग 1 और अनुच्छेद अनुच्छेद जो है उसमें 1 और उसका भाग 1, ये उसका आंसर था। जो पीछे बताया तो गलती से बताया गया, वो आप देख लेना थोड़ा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? किस खंड को? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नीति से संबंधित खंड को, संविधान की प्रस्तावना को, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड को, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को। तो भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकारों से संबंधित जो खंड है उसको भारत की अंतरात्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या न के बराबर थी। इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। इसमें केवल अंग्रेज पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो क्या पूछा है? ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा था, जिसका विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसका क्या किया गया था? विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। जयपुर, भरतपुर, जैसलमेर। तो किसी भी राज्य या अन्य देश से नहीं लगती, तो यहाँ पर जैसलमेर आ गया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो ही गया। जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, अजमेर। उदयपुर, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर आ गया, तो ये गलत हो गया। सीकर, झुंझुनू, पाली, दौसा, डूंगरपुर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और अजमेर। तो यहाँ पर बताइएगा कौन सा ऐसा है जो सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ पर है, देखिए, जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और अजमेर। यहाँ पर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रॉक फास्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? रॉक फॉस्फेट कहाँ पर पाया? बांसवाड़ा, जैसलमेर, उदयपुर में। बांसवाड़ा, उदयपुर में, जैसलमेर, उदयपुर में, बांसवाड़ा, जैसलमेर में। तो बताइए रॉक फॉस्फेट है राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? तो रॉक फेस्ट जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर और उदयपुर में रॉक फेस्पट है वो पाया जाता है। ओके, आगे देखिए। शारदा एक्ट के प्रणेता थे। शारदा एक्ट जो है, इस शारदा एक्ट के प्रणेता थे अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, गोकुलबाई भट्ट, मोहनलाल सुखाड़िया। तो बताइए कौन थे? शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? कौन? राय बहादुर हरविलास। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पद्मावत। पद्मावत है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? राजशेखर, हरिसेन, मलिक मोहम्मद जायसी और विठल दास। तो सभी को पता है पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी पद्मावत। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण, कौन सा परीक्षण? निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा? देखिए, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? पुनरावृत्ति किस प्रकार की विद्यार्थियों की सहायता करती है? इसके उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है? प्रकरण का वह हिस्सा जिसमें विद्यार्थी ने कंटेंट नहीं कॉन्टेक्ट नहीं किया, कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो क्या पूछ रहा है? सामाजिक विज्ञान में विधानात्मक जो परीक्षण है शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा? वो ये समझाने में सहायता करेगा कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी जो कठिनाई आ रही है उसका सामना कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उसको समझाने का परीक्षण होगा, निदानात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी सामाजिक विज्ञान जो विषय है इनमें कौन सा कथन है वो गलत है, जानते हैं। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता, स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसी मानवीय मूल्यों का निर्माण व विस्तार करता है। सही बात है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंधित है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। इसकी प्रकृति है वो वैज्ञानिक नहीं है, ये बोल रहा है। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन 2 है वो गलत है। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अन्वेषणात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न, बंद उत्तर वाले प्रश्न। यहाँ पर बंद प्रश्न वाले उत्तर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्रोत सामग्री नहीं है? स्रोत उच्च सामग्री नहीं है। सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, उस व्यक्ति की स्मृतियों जो विभाजित के समय भारत के से पाकिस्तान गया था, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से बात करता है, उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत सामग्री नहीं है? मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत सामग्री नहीं है? एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के पर बात कर रहे हैं, या सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, या उस व्यक्ति को स्मृतियों को विभाजित के समय भारत से पाकिस्तान गया था, या उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर जो होगा नहीं वो होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? अनुचित है, उचित नहीं, अनुचित नहीं, उचित नहीं, अनुचित पूछा है।
क्या सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहिए क्योंकि वह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। सही बात है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि वह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने के विद्यार्थियों की मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राज्यों के जीवन और उनके बीच युद्धों के बारे में जान सके। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। ये भी बात भी सही है। तो देखिए गलत कौन सा इसमें अनुचित है। माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के समय में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? तो सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए शिक्षार्थी राज्यों के जीवन और उनके युद्धों राजाओं राजाओं के जीवन के बारे में जान सके। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए ताकि सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार व्यक्त करने में विद्यार्थियों को मदद मिल सके। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। संवेदनशील बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर तो सभी सही है, गलत नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन ही गलत पुट अप हुआ है ये। तो देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य प्रबंध, चिंतामणि, कानड़दे प्रबंध। तो कौन सा आंसर होगा इसका? कानड़दे प्रबंध जालोर के शासकों के बारे में बताता है, कानड़दे चौहान के बारे में। ठीक है, आगे बढ़। मारवाड़ प्रगनारी विगत का लेखक कौन है? दयालदास, चरणदास शिवदास, मोहनत नैन्सी, पद्मनाभ। तो बताइए मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? कौन है? दयालदास। कौन है? दयालदास खिलची। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोरा बादल महल और नौलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालोर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो गोरा बादल और नवलखा जो बुर्ज स्थित है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन देखिए। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? जसवंत सिंह, मालदेव, उदय सिंह, चंद्रसेन। सभी को पता है मारवाड़ का कौन सा शासक था जो मुगलों के साथ अड़कर चलता था, डटकर सामना करता था? वो कौन था? राव चंद्र सेन। कौन थे? राव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था उदय सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, बप्पा रावल ने या जय सिंह चौहान ने? एकलिंग जी के जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। अगला क्वेश्चन देखिए। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारका नाथ भट्ट, मेजर राजा जय सिंह और देव ऋषि भट्ट, माधव सिंह। बताइए राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? तो राव चंद्रिका द्वारकानाथ भट्ट द्वारा रचित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अकबर अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? अबुल फजल, मान सिंह, हुसैन कुल्ली खां या बदायूं ने? अकबर की सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर यानी मारवाड़ पर कब्जा किया था? किस पर किया था? हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतों में से कौन सा किसका जन्म मुसलमान समाज में हुआ था? माऊजी, दादू दयाल जी, लालदास जी या चरणदास जी? निम्नलिखित संतों में से कौन कौन सा है जिनका जन्म जो है कौन जन्म से मुसलमान था? कौन जन्म से मुसलमान था भाई? ये है कौन था? लालदास जी थे। कौन थे? लालदास जी। जल्दी के चक्कर में थोड़ा पढ़ने में गलती होगी। आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान व दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या को प्रचारित किया था? क्या तरुण राजस्थान व दिल्ली हेराल्ड? हरलाल सिंह चौधरी, राम नारायण चौधरी, लादूराम चौधरी, हीरालाल शास्त्री। तो तरुण राजस्थान और दिल्ली हेराल्ड जो लिखा था वो किसने लिखा था? राम नारायण चौधरी ने लिखा था। ओके, देखिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है जयपुर के किस कछावा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? स्वाई प्रताप सिंह ने, पृथ्वीराज महाराज ने, जगत सिंह द्वितीय ने या महाराजा विष्णु सिंह ने? बताइएगा जयपुर के किस कछावा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी?
जगत सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह। तो बताइए, विश्व की सबसे बड़ी तोप है जय बाण का निर्माण किसने करवाया था? सभी को पता होगा, सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जेम्स टोड निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं? हल्दी घाटी युद्ध को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, दिवेर के युद्ध को, गोकुंदा के युद्ध को? जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? मेवाड़ का मैराथन किसको कहा था? दिवेर के युद्ध को। किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को। लोकवादी अंतर बपंग, बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेवाड़, मारवाड़, मारवाड़। किस किस? मेवाड़, मेवात। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास। इतिहास सामग्री प्राथमिक रूप से भारतीय इतिहास पर केंद्रित होती है। कक्षा 1 से 4, कक्षा 4 से 6, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 8 से 10। कक्षा 6 से 8। अगला देखिए, खाली स्थान का शिक्षण अध्याताओं के नैतिक मूल्यों का विकास करता है। किसका? सामाजिक विज्ञान का। ये इनके बारे में तो हमें पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 का और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है। अनुभववाद, सामाजिक संरचनावादी, संज्ञानात्मक व्यवहारवादी। अनुभववाद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्यार्थी के लिए अध्ययन अनुभव बढ़ाने हेतु प्रयुक्त रचनात्मक अभिव्यक्ति की तकनीक नहीं है? कौन सी नहीं है जो तकनीक अनुभव बढ़ाने के लिए? संगीत रतन है, अध्ययन ये है, लिखना ये भी है, कठपुतली चलाना ये भी, रचनात्मक इस ये भी इसके अंतर्गत आना चाहिए। तो इसमें से सभी सही होना चाहिए। ओके। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इस क्लास को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।